भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफपीआई सितंबर के दौरान करीब 7 महीने बाद फिर से नेट बिकवाल बनकर उभरे हैं। 27 सितंबर तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से 12,778 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की गई। विदेशी निवेशकों की इस बिकवाली की वजह से शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। सर, क्या आपको लगता है कोई बड़ी गिरावट आ सकती है कि बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक बाहर जा रहे हैं, और जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड ऊपर है, जिसके और ऊपर जाने की भी संभावना है, क्या आपको लगता है? विदेशी निवेशकों का रुख अब इस बार थोड़ा निर्णायक सा दिखाई देता। करीब $1.5 बिलियन की निकासी बाजार से हो चुकी है इस महीने के दौरान, और ये असर रिजर्व बैंक के लिए भी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में इससे कमी आ रही है। जो एडवांटेज भारतीय बाजार के पास था, जो इमर्जिंग मार्केट्स के पास था, वो एडवांटेज तो अब खत्म होता दिख रहा है। विदेशी निवेशक इस उम्मीद से भारतीय बाजार में बने हुए थे कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जल्दी खत्म होगा, हार्ड लैंडिंग नहीं होगी, इस साल मई जून के बाद से कीमतें ब्याज दरों में कमी शुरू होगी और नवंबर दिसंबर से ब्याज दरों में कटौती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो सारी गणित अब बिगड़ गई। अब भारतीय बाजारों से मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा बेहतर रिटर्न अमेरिका की सिक्योरिटीज़ में अवेलेबल है, सरकारी बॉन्ड्स में अवेलेबल है, ट्रेजरीज में अवेलेबल है, और ये आगे बढ़ता जाना है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी बरकरार रखनी है। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशक अब भारतीय बाजार से अपनी पूंजी बाहर निकाल रहे हैं और वो बिकवाली हमें दिखाई दे रही है। लेकिन शुक्र की बात यह या अच्छी बात यह है कि भारत के अपने निवेशकों की पूंजी बाजार में उपलब्ध है, तो विदेशी निवेशकों की इतनी बिकवाली के बाद भी हमने बाजार में कोई बड़ी तीखी गिरावट नहीं देखी है। लेकिन खतरा यह है कि वॉलेटिलिटी भी है, उतार चढ़ाव भी है, वो आने वाले समय में बना रहेगा। और दूसरी और महत्वपूर्ण फैक्टर जो मैक्रो इकॉनमी पिक्चर है, चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाली दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और रुपए में गिरावट, ये तीनों फैक्टर एक साथ फिर सक्रिय हो गए हैं। तो इसलिए भारत की मैक्रो इकॉनमी को लेकर, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगले 3-4 महीने 5 महीने की तस्वीर को लेकर भी अब ज़्यादा सतर्कता होगी विदेशी निवेशकों में, इससे पहले की तुलना में जब कच्चे तेल की कीमतें नियंत्रण में थी और महंगाई थोड़ा काबू में थी। अमेरिका की सरकार का खर्चा चलता रहे, इसके लिए संसद में सहमति बनाने के लिए अब सिर्फ 48 घंटे का समय बचा है। 30 सितंबर तक इस प्रस्ताव पर सहमति बनानी है कि सरकार को खर्चा चलाने के लिए और पैसा मिलता रहे। ये पैसा नहीं मिला तो वहां शटडाउन की स्थिति आ जाएगी, लाखों कर्मचारियों को छुट्टी पर जाना पड़ेगा, सरकार के कुछ डिपार्टमेंट के कामकाज को ठप भी करना पड़ सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। सर, क्या लगता है इस बार शटडाउन का खतरा कितना बड़ा है? क्या सहमति बन पाएगी? वैसा ही होगा जैसा अब तक होता है वो, इस बार कुछ और हो सकता है? इस बार शटडाउन के काफ़ी करीब है। सारी कोशिशें जो हो रही थी उनमें समय काफ़ी कम बचा हुआ, 48 घंटे का समय बचा हुआ है। अमेरिका की व्यवस्था में ये होता है कि अमेरिकी सरकार जो भी खर्च करती है उसके लिए उसे अमेरिका के कांग्रेस और सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है और उसी आधार पर अमेरिकी सरकार कर्ज लेती है। अगर उसकी मंजूरी नहीं मिलती तो बहुत सारे ज़रूरी खर्चे जिनका आवंटन किया जाता है वो रुक जाता है और बंद हो जाता है, और इसे अमेरिका की व्यवस्था में टेक्निकली शटडाउन कहा जाता है। अब अमेरिका के कानून निर्माता और कांग्रेस और संसद ओवर टाइम काम करके इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने एक छोटा सा शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल प्रपोज किया है जिसमें कि एक छोटे समय के लिए सरकार को थोड़ी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। करीब $6 बिलियन के आसपास की फंडिंग की तैयारी की जा रही है, जिससे कि इमरजेंसी में अगले 15 दिनों तक 20 दिनों तक काम चलाया जा सके। अमेरिकी कांग्रेस से प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन अमेरिकी सीनेट से प्रस्ताव पास हुआ है। कांग्रेस में इसे पारित कराने के लिए अमेरिका में वही जो राजनीतिक पेशबंदी है, जो डेमोक्रेट और रिपब्लिक के बीच की राजनीतिक खींचतान है, उसमें ये बिल जाकर फंस रहा है। लेकिन अब फिर गेंद व्हाइट हाउस के पाले में। हालांकि अमेरिका में इससे पहले भी ऐसी परिस्थितियां आई हैं और अमेरिकी राजनेताओं ने बाद में मिल बैठकर इसका फैसला निकाला है। लेकिन बाजार को दबाव में रखने के लिए, तनाव में रखने के लिए, खासतौर से उस समय जबकि ब्याज दरें महंगी हैं, अर्थव्यवस्था में गिरावट है, समय बेहद कम बचा है। अगले 48 घंटे में अमेरिका की राजनीति को एकजुट होकर इस शटडाउन को टालने का फैसला करना होगा। इसलिए राजनीतिक रूप से गहमा-गहमी काफ़ी तेज है। सीनेट का जो रिजोल्यूशन है उसे लेकर कांग्रेस में में सहमति बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। और आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि अगर इसमें थोड़ा भी विलंब हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो मूडीज़ ने ये चेतावनी दी है कि अमेरिका की जो रेटिंग है उस पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, इसको घटाया जा सकता है।
कंपनी का प्रमोटर कौन है? आईपीओ लाते वक्त ये स्पष्ट हो, इस संबंध में सेबी जल्द एक कमेटी का गठन कर सकता है। अभी निवेशक, संस्थापक, प्रमोटर के बीच कई तरीके की गफलत होती है। सेबी इस कमेटी का गठन एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के तहत कर सकती है। इस संबंध में प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप के मालिकों ने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक की थी हाल में ही। सेबी सर ये बदलाव क्यों कर रहा है? ये मामला स्टार्टअप कंपनियों के साथ सामने आया है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियां आमतौर पर कई सारे निवेशक मिलकर बनाते हैं, उनमें उनकी छोटी छोटी हिस्सेदारी होती है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय फंड्स उसकी फंडिंग करते हैं, जिसमें कि वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं। तो ये कहना मुश्किल होता है कि उस कंपनी का प्रमोटर कौन है, क्योंकि आमतौर पर हो सकता है उस प्रमोटर की हिस्सेदारी बेहद छोटी हो। स्टार्टअप कंपनियों की शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद ये चुनौती सामने आई है। कई बार ये भी पाया गया है कि स्टार्टअप के प्रमोटर्स जो कंपनियां चला रहे हैं मिलकर, उसमें प्रमोटर्स अपनी पहचान छिपाते हैं कि इसके प्रमोटर्स नहीं है, क्योंकि अगर प्रमोटर हैं तो उनको सेबी के नियमों के तहत शेयरों के बेचने पर पाबंदी लगाई जाती है। उसका एक लॉक इन पीरियड होता है, जिस लॉक इन पीरियड के बाद वो शेयर बेच सकते हैं। और इस गफलत के बीच अब सेबी नए नियम तय करने वाली है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर की परिभाषा और भूमिका क्या होगी। ये अपने आप में पहली बार ऐसा होने वाला है जब प्रमोटर्स की परिभाषा स्पष्ट रूप से सामने रखी जाएगी और कम से कम 10% स्टेक्स उनके पास हो। शायद ये शर्त भी तय की जा सकती है।